नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और आपके साथ मैं हूं अनुराग मुस्कान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों को एक बड़ा संकेत दिया है। संकेत इस बात का कि उनकी सरकार जल्द ही कुछ कड़े फैसले ले सकती है। मोदी ने साफ कह दिया है कि अच्छे दिन आने के लिए कड़वी दवा पिलानी जरूरी है। लेकिन अब सवाल यह है कि मोदी की ये कड़वी दवा क्या होगी? क्या सरकार महंगाई से जूझ रही जनता को कोई बड़ा झटका देने वाली है? यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि मोदी जिसे अच्छे दिन का वादा करके सत्ता में आए, अब उसे कर दिखाने का वक्त आ गया है। आज जनगण मन में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। यह सवाल इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि मोदी जिसे अच्छे दिन का वादा करके सत्ता में आए, अब उसे कर दिखाने का वक्त आ गया है। आज जनगण मन में हम इसी मुद्दे पर बहस करेंगे। सवाल है कि देश के अच्छे दिन तो आएंगे, आपके आएंगे क्या? ये उसी विकास की एक झलक है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानते हैं और जिसे मोदी ने गोवा की धरती से पूरे देश को दिखाया। पणजी की मंडोवी नदी के इस पुल के बहाने मोदी ने पूरे देश को बता दिया कि मोदी के आने का मतलब अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन इसके साथ ही मोदी ने एक बड़ी बात भी कह दी। मोदी ने दो टूक कह दिया कि देश तैयार रहे, अच्छे दिन के लिए कड़वी दवा देनी पड़ेगी तो वो उससे गुरेज नहीं करेंगे। बच्चा कितना ही प्यारा क्यों न हो, लेकिन अगर बीमार है तो उसको जरा कड़वी दवाई दे करके भी स्वस्थ करना पड़ता है। मोदी के इतना कहते ही सवाल ये उठा कि आखिर मोदी की वो कड़वी दवा क्या होगी? क्या मोदी सरकार कोई कड़ा फैसला लेने वाली है? जानकार मानते हैं कि मोदी के इस बयान के कई मतलब हो सकते हैं। मसलन हो सकता है कि मोदी सरकार पेट्रोल की तरह डीजल को भी बाजार के हवाले कर दे। रसोई गैस, केरोसिन और खाद पर दी जा रही सब्सिडी भी घटाई जा सकती है, जिससे महंगाई और बढ़ना तय है। कयास इस बात के भी लगाए जा रहे हैं कि राज्यों को सस्ती बिजली देने का प्रावधान खत्म किया जा सकता है। मिडिल क्लास को बचाने के लिए ज्यादा पैसा कमाने वालों पर टैक्स बढ़ सकता है या फिर लग्जरी गाड़ियों पर टैक्स बढ़ाकर महंगा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के लहजे की सख्ती साफ बता रही थी कि कड़े फैसले के नाम पर केंद्र से लेकर राज्यों तक फिजूल खर्ची कम करने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। साथ ही जिन क्षेत्रों में सरकारी खजाने को ज्यादा फायदा नहीं है, उसका निजीकरण हो सकता है। आप जानते हैं कि जाने वाले कैसे सरकार छोड़ के गए, कुछ बचा नहीं, सब खाली भी कर दिया है, खोखला भी कर दिया है। जाहिर है प्रधानमंत्री मोदी को जो कहना था कह दिया और ये भी बता दिया कि देश के अच्छे दिन जरूर आएंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि देश के अच्छे दिन तो आएंगे, आपके आएंगे क्या? हिमांशु के साथ अभिनव राज, इंडिया न्यूज। देश के अच्छे दिन आ गए, आपके आएंगे क्या? ये सवाल आपसे जुड़ा हुआ है, सीधे आपसे जुड़ा हुआ है। इसी पर हम आज चर्चा करेंगे और इस चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ होंगे उनका इंट्रोडक्शन मैं करा दूं। यहां स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी आपका। आकाश जिंदल हमारे साथ हैं, इकोनॉमिस्ट। हम आकाश जी से भी बात करेंगे। इसके अलावा डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मौजूद हैं और साथ ही जनता जनार्दन हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद है। जनता भी अपने सवाल करेगी मौका आने पर। बाहर से हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका भी मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ होंगे डॉक्टर चंदन यादव। इनके अलावा रविदास मेहरोत्रा हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं और प्रेम शुक्ला हमारे साथ हैं, दोपहर सामना के संपादक। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों का भी हम करते हैं। संबित पात्रा, सबसे पहले सवाल आपसे, ये कड़वी दवा क्या है? मोदी सिंह तो सुनी थी हमने चुनाव से पहले, मोदी सिंह की गोली, लेकिन अब ये कड़वी दवा क्या है?
जब व्यक्ति बीमार होता है, मैं तो ऐसे डॉक्टर हूं, अच्छा है कि आपने इस टॉपिक पे बुलाया। तो बीमार तो कांग्रेस जनता को करके गई है, तो कड़वी दवा जनता को पिलाएंगे क्या? ये अभी देखिए एंटिसिपेशन ज्यादा हो जाएगा। उन्होंने कुछ एक शब्द सेंटेंस कहा है, उसका ज्यादा हम डिसेक्शन ना करें वो ठीक रहेगा। मगर कड़वी दवा, आप पेशे से भी डॉक्टर हैं, पेशे से डॉक्टर हूं, इसलिए मैं कड़वी दवा का इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। आप देखिए, जो मरीज होता है उसको आप दवाई पीने कहिए तो उसे लगता है पता नहीं क्या जहर पिलाया जा रहा है, मगर वही दवाई जाके जीवन बचाता है और वही कड़वी दवाई जो है जीवन का लक्षण बनता है। तो आप देखिए जिस प्रकार आज हिंदुस्तान की परिस्थिति है, जो इकोनॉमी है, और मोदी जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जो विगत सरकार रही है सब कुछ खाली करके वो सरकार गई है, खजाना समाप्त हो चुका है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी परिस्थिति में सुधारने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। तो आप सब तैयार रहिए, ये एक तरह से एक इंडिकेशन उन्होंने दिया है। मगर ध्यान रहे, आपने लोगों को अभी कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, क्या आपके आएंगे कि नहीं? तो एक बात मैं यहां स्पष्ट कर दूं, देश के अगर अच्छे दिन आ रहे हैं तो देशवासियों के अच्छे दिन भी आते हैं। ऐसा नहीं, मुझे लगता है देशवासियों के ठीक होता, देशवासियों के अच्छे दिन आते तो देश के अपने आप अच्छे दिन। देश और देशवासी ये अभिन्न अंग हैं, ये कभी परस्पर विरोधी नहीं हो सकते हैं। देश अगर सबल है, समर्थ है, आगे बढ़ने लायक है, तो देशवासी अपने आप सबल है, समर्थ है, आगे बढ़ सकते हैं। अगर देश कमजोर है तो लोग भी कमजोर रहेंगे, और ठीक उसका उल्टा भी होता है। अगर लोग कमजोर हैं, प्रजा कमजोर है, तो देश कभी आगे। लेकिन अगर आप ग्रास रूट लेवल से शुरू करेंगे तो मेरे ख्याल इसका पहला प्रत्यक्ष और सीधा फायदा जनता को होना चाहिए, देश से पहले। बिल्कुल, आप देखिए भविष्य में किसी भी देश के इकोनॉमी का रूल होता है, और एक अंग्रेजी में कहावत होती है, मैं जानता नहीं हूं क्या स्टेप्स लिए जाएंगे, मगर मैं एक कहावत कह रहा हूं आपको। एक फेमस इंग्लिश में कहावत है कि गुड इकोनॉमिक्स इज बैड पॉलिटिक्स एंड बैड पॉलिटिक्स इज बैड इकोनॉमिक्स। आप देखिए, जो बहुत अच्छे जो इकोनॉमिक्स किए जाते हैं, कई बार वो अच्छा राजनीति नहीं होता है। राजनीति में लोक लुभावन तरीके जिससे लोगों को खुश रखा जाए, वैसी कई बातों को हम डेमोक्रेटिक राजनीति में देखते हैं। मगर जब तक ये विषय चलता रहता है, कई बार ऐसा होता है कि खजाने खाली हो जाते हैं। तो हमें लगता है परिस्थिति ऐसी है देश की कि खजाने वाकई खाली हो गए हैं, और ऐसी परिस्थिति में किस प्रकार से इकोनॉमी को रिवाइव किया जाए, इसकी चिंता जता रहे थे प्रधानमंत्री। क्या स्टेप्स लिए जाएंगे ये अभी हमें चिंता करने का विषय नहीं है, सब कुछ बढ़िया रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। डॉक्टर चंदन यादव, सवाल ये उठता है कि खजाना खाली करने का इल्जाम आप पर लगा ही दिया। मोदी ने कहा कि भाई पिछली सरकार ने खजाना खाली कर दिया, हमें तो बिल्कुल खाली तिजोरियां मिली हैं। जनता त्रस्त है, जहर पिलाया भ्रष्टाचार का, आपने महंगाई का जहर पिलाया। अब सवाल ये उठता है कि जनता आपका जहर पीकर बीमार हो चुकी है। संबित पात्रा कह रहे हैं कि बीमार की दवा कड़वी दवा, बीमारी का जो इलाज है वो कड़वी दवा से ही होता है। तो क्या अब आपको लगता है कि जनता को ही कड़वी दवा भी पिलाएंगे मोदी? देखिए, जैसा कि संबित भाई ने कहा, वो पेशे से डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर साहब ने कहीं न कहीं अपने पेशेंट को गुमराह किया है। इन्होंने पेशेंट का जब बीमारी जाना तो उस समय इन्होंने पेशेंट को नहीं बताया कि इनको कड़वी दवा से इनका इलाज होगा। इन्होंने तो कहा कि हमारे पास ऐसी मीठी दवाई है, ऐसी जादू की छड़ी है कि वो एक मेडिसिन देते ही सब समस्या सॉल्व हो जाएगा। तो इन्होंने कहीं न कहीं अपने पेशेंट के साथ इन्होंने गुमराह करके इनको इलाज कराने का भरोसा दिया। तो मेरा पहला ये इन पे टारगेट है। दूसरा चीज, संबित भाई को ये भी पता होना चाहिए कि इनके लिए अच्छे दिन आ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छे दिन आ गए हैं। तो वो अपनी भाषा में अभी भी उनको ये एहसास लगता नहीं हो रहा है जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। उनको जानना चाहिए कि अब वो अपोजिशन में नहीं है, सत्ता में है। तो अब जनता ने उनकी अगर हम बातों को मान भी ले कि कांग्रेस पार्टी ने ये किया, वो डिफरेंट विषय है, हम इस पर बहुत बार डिबेट कर चुके हैं। अगर थोड़ी देर के लिए भी उनकी बात मान ले तो जनता ने हमें सजा दिया है, लेकिन अब उन बातों का ये बार बार कह के ये बच नहीं सकते हैं। जनता ने इनको मत दिया है। अरे 20 दिन में आप रिपोर्ट कार्ड क्यों मांग रहे हो? जनता उनका इलाज चाहती है, जनता उनका विश्लेषण नहीं चाहती। चंदन भाई, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। चंदन भाई मैं आपको बता दूं कि जब तक बॉडी से पूरा जहर नहीं निकल जाएगा, डॉक्टर जहर करेगा। इसलिए अभी कांग्रेस का जहर पूरा नहीं निकला है, इसलिए जहर बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। डॉक्टर के हिसाब से बोल रहा हूं। और देखिए, आप लोगों ने जो किया है, जब तक वो संपूर्ण रूप से फ्लश आउट नहीं हो जाता है, तब तक याद दिलाना जनता को आवश्यक है।
और वही मोदी जी ने कहा कि जनता की तिजोरी कांग्रेस ने खाली कर दी। नहीं, जनता को आपने संबित भाई, हाँ, संबित भाई, आपके ये कहने से अब जनता नहीं मानने वाली है। आपको इलाज करना पड़ेगा। आपने तो एक बड़ी गलती की कि आपने अपने जनता को सही जानते हुए भी जनता को गुमराह में रखा। जनता को क्लियर कट बताया नहीं कि क्या बीमारी का इलाज कैसे करेंगे। और अब जब आपके पास आ गए पेशेंट, जब आप इलाज करने बैठ रहे तो जनता को कह रहे कि आपके लिए अच्छे दिन नहीं आएंगे, वक्त लगेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये कौन सी दवा? तो आपने खजाने में कुछ छोड़ा ही नहीं है, क्या करे हो? नहीं है अनुराग, यहाँ पे बात क्या आ रही है, एक मिनट में लेना चाहूंगा। अनुराग, कांग्रेस में भी ये चीज कही गई थी, हमारे कांग्रेस के मित्र को ध्यान होगा शायद, कांग्रेस यूपीए के शासन में भी ये चीज कही गई थी कि बीमार के इलाज के लिए कड़वी दवा चाहिए होती है। उस टाइम भी जो है कड़वी दवा जनता को दी गई थी। डीजल के रेट बढ़ाए गए थे, पार्शियली जो है डीरेगुलेट किया गया था, हर महीने 40 पैसे 45 पैसे बढ़ाए गए थे, जनता को कड़वी दवाई दी गई थी। मैं इस देश का नागरिक होने के नाते, मार्केट एक्सपर्ट होने से पहले ये जानना चाहता हूं कि क्या हर सरकार हमें कड़वी दवाई देती रहेगी? पिछली सरकार जो गई है उसने भी कहा कड़वी दवा ले लीजिए, नई सरकार जो आ रही है वो भी कह रही है कड़वी दवा। तो इसका मतलब क्या है कि सरकार क्या ये है? देखिए, आज मैं एज अ मार्केट एक्सपर्ट अपनी बात अलग, हाँ, तो हमें हमेशा कड़वी दवा ही पीनी पड़ेगी। और जो गलतियां पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट करते हैं उसका अल्टीमेट खामियाजा हमें भुगतना पड़ेगा, दवा हमें पीनी पड़ेगी। क्यों कर ऐसा नहीं होता कि हमारे वो पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट जो है वो कोई कड़वी दवा पी ले, किसी भी पार्टी के हों। मैं ये जानना चाहूंगा ये लोग क्यों कड़वी दवा नहीं पीते? इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है? देखो, आप आर्थिक विशेषज्ञ हमारे पास, जरा मोटा मोटी आप देश को ये बता दीजिए कि इस समय का सिचुएशन है क्या, और मोदी को ये बात क्यों करनी पड़ी है, तब हम लोग उसको न्याय संगत या अन्याय संगत साबित कर पाएंगे। जी, मैं ये बताता हूं। देखिए, सिचुएशन आज की बात सही है, मोदी साहब की सिचुएशन आज सही नहीं है। आज जीडीपी ग्रोथ जो है पिछले 2 साल से 5% से कम है, बहुत लो है। 10% का जीडीपी ग्रोथ का कभी सपना हम लोगों ने देखा था, आज 5% से भी कम है। फिस्कल डेफिसिट, सरकारी घाटा हमारा बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है, अनमैनेजेबल होने की तरफ जा रहा है। आईआईपी नंबर, हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पिछले महीने को छोड़ दे, उससे पिछले महीने -0.5% थी। इन्फ्लेशन सीपीआई 8.3 8.6 चल रही है। तो आज देश की आर्थिक हालत यस बीमार है, मोदी साहब सही कह रहे हैं, लेकिन उसके लिए अगेन बात यही आ जाती है कि क्या हम पॉलिटिकल लेवल पे, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे एफर्ट्स करके उसे ठीक कर सकते हैं, या जनता को ही जो है कड़वी दवा पीनी पड़ेगी, या सारी सरकारें ही जनता को कड़वी दवाएं पिलाती ही रहेंगी? वो मेरा जो है सवाल है। और मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ला रहा हूं, आपको ला रहा हूं। जी, क्या कह रहे हैं आप चंदन यादव जी? जी, आपको यह भी पता होना चाहिए कि अभी हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है 300 से ज्यादा लाख सोने का इंपोर्ट बंद करके किया आपने, सोने का इंपोर्ट बंद करके बुला लिया, तो क्या कर लिया? सोने के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी याद दिला दूं, जब जनता कांग्रेस के मनमोहन सिंह जी पे जाती थी तो वो कहते थे पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। ये बार बार के पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। अरे अगर पेड़ पे पैसे उगाने हैं तो खाद भी देना होगा, उर्वरक भी देना होगा। तो वही तो मोदी जी कह रहे हैं कि खाद और उर्वरक देना होगा तो पैसे पेड़ पे भी उगेंगे। चंदन जी इंतजार करिए। चलिए, नहीं कह रहे, ठीक है, अरे छोड़ दीजिए, मोदी जी क्या कह रहे हैं वो बेहतर चंदन यादव रहने दीजिए। आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। रविदास मेहरोत्रा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार ने भी कहा था, जैसा कि आकाश जिंदल ने कहा, कि कड़वी दवा पीनी पड़ेगी तबीयत खुश करने के लिए। इन्होंने कड़वी दवा के नाम पर जहर पिला दिया। अब मोदी भी कह रहे हैं कि कड़वी दवा पीनी पड़ेगी। बड़ा डर लग रहा है। ये तो सारे डरावने काम यूपी में कर रहे हैं, इनको क्यों डर लग रहा है? निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि जो खजाना दिल्ली का वो खाली है, और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जनता को दवा कर दी जाएगी, इसका मतलब है कि वो खजाना जनता की जेब से भरने का काम होगा। इसका मतलब है कि महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ेंगे, और सब्सिडी सस्ती मिल रही है प्रदेशों को वो बंद होगी, और जो ये महंगाई की मार है वो जनता पड़ने का काम होगा। तो खजाना भरने की अगर बात है तो मेरा सुझाव ये है कि हिंदुस्तान का
400 लाख रुपया जमा है स्विस बैंक के खातों में, तो प्रधानमंत्री जी महंगाई की मार मत दीजिए। खजाना भरना है तो स्विस बैंक में जो 400 लाख रुपया जमा है गरीब जनता का, उसको इस देश में लाइए और उससे खजाना भरने का काम करिए। कहीं ऐसा ना हो कि जो खजाना आपका खाली है उस खजाने को जनता के ऊपर भार डाल करके, अभी प्रधान सरकार बनने के बाद जो एक बार दाम बढ़े हैं डीजल के, और ये जानकारी मिल रही है कि डीजल के दाम फिर बढ़ने वाले हैं, दाम बढ़ने वाले हैं पेट्रोल के, दाम बढ़ने वाले हैं रसोई गैस के। तो इससे महंगाई बढ़ेगी और जनता जो पहले से करा रही है उसके ऊपर और भार पड़ने का काम होगा। जनता ने बहुत बार दवाई कड़वी पी ली है, अब दवा कड़वी मत पिलाइए उसको। अब जो जमा रुपया स्विस बैंक के अंदर है उस पैसे को इस देश पे लाने के लिए प्रयास करने का काम होना चाहिए। और अगर दूसरी बात यह है कि जो फिजूल खर्ची होती है मंत्रियों के ऊपर, उसको बंद करिए। उसको बंद करने से खजाना भरने का काम करिए। खजाना भरने के लिए जनता के ऊपर भार पड़ने का काम नहीं हो। मंत्रियों के ऊपर उसको बंद करिए। उसको बंद करने से खजाना भरने का काम करिए। खजाना भरने के लिए जनता के ऊपर भार पड़ने का काम नहीं हो। मेहरोत्रा जी, सफाई महोत्सव बंद कर देगी ना यूपी सरकार? जो सफाई महोत्सव करते हैं वो फिजूल खर्ची नहीं है, बहुत बहुत जरूरी है वो देश के लिए। और दूसरा भी अरे मेहरोत्रा साहब, आप मेरे बड़े हैं, मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, वहाँ जो हत्याएं हो रही हैं, जो बलात्कार हो रहा है उसको रोकिए, बाद में चिंता करिएगा क्या होगा। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय चाहूंगा, देखिए रिक्वेस्ट है कि हम लोग ये नहीं कहें कि महंगाई बढ़ेगी। आपको याद होगा किस प्रकार से इस प्रकार के र्यूमर से बंगाल में और कई एरिया में 100 रुपए किलो नमक बिकना शुरू हो गया। तो ये र्यूमर को पॉलिटिशियंस बढ़ावा ना दे कि बहुत महंगाई बढ़ गई है। ठीक है रविदास जी, आएंगे आपके पास। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी हैं। प्रेम शुक्ला जी, संबित कह रहे हैं कि इस तरह का स्पेकुलेशन न किया जाए कि महंगाई बढ़ेगी, इस तरह की अफवाह न फैलाई जाए, महंगाई नहीं बढ़ने वाली है। मोदी कह रहे हैं कि कड़वी दवा पीनी पड़ेगी, तो फिर कैसे आएंगे अच्छे दिन? जी देखिए, इस बात पर हम बहस करने से पहले इस बात को जरूर, इस तथ्य को जरूर हमारे सामने रखना चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने आखिरी पत्रकार सम्मेलन में कहा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था 1991 वाली स्थिति में पहुंच गई है। यानी खाली खजाना कांग्रेस ने सौंपा है इस देश में। जैसे भी हमारे अर्थवेत्ता बैठे हैं वो भी बता रहे हैं कि आपके देश में आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट में ट्रबल है, आपका इन्फ्लेशन में ट्रबल है, हर जितने भी आर्थिक सूचकांक होते हैं हर जगह संकट है। और कोई मधुमेह का मरीज है तो मधुमेह के मरीज को आप मिठाई नहीं खिला सकते। कांग्रेस ने खैरात तंत्र करके मिठाइयां बांटी, खाद्य आपूर्ति बिल, जो खाद्य योजना बिल जो थी, जिस तरह से खाद्यान्न मुफ्त में देने की बात हुई, उसका कृषि मंत्री स्वयं विरोध कर रहे थे उनके, फिर भी उन्होंने पारित किया। इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। यदि आपको अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आना है तो फिजूल खर्ची तो निश्चित तौर पर रोकना पड़ेगा, नौकरशाही को आपको सशक्त करना पड़ेगा, सरकार को जो है गवर्नेंस पर जाना होगा, लेकिन कुछ कड़े फैसले ऐसे भी लेने पड़ेंगे जो कई बार जनता को तत्काल बहुत हितकारी नहीं लगे, लेकिन जनता के हित में। जैसे 1965 की बात आप देखें, उसमें हमारा देश बड़े भारी संकट में चल रहा था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने अपील की कि हर व्यक्ति को हम अमेरिका के सामने कटोरा लेके नहीं खड़े हो सकते, आप हमको एक दिन हर आदमी व्रत रखेगा। आज भी सोमवार को एक दिन का व्रत रखने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। जब देश के समक्ष अपनी अर्थव्यवस्था की पारदर्शिता को प्रस्तुत किया जाएगा और ये समझ में आएगा कि जनता के हित में ये फैसला लिया जा रहा है, तो जनता जरूर आपका समर्थन करेगी। मेहरोत्रा जी जैसे कह रहे काला धन ले आना चाहिए, निश्चित तौर पर इस सरकार ने पहला जो फैसला लिया वो काले धन को लाने के लिए SIT का गठन किया, काले धन को ले आया जाने का प्रयास। काला जैकेट भी पहने हुए हैं आज रविदास मेहरोत्रा जी। नहीं, वो लाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, वो काले धन को लाने का प्रयास किया जा रहा है। उस काले धन के कारण यदि हमारी अर्थव्यवस्था को जो है जबरदस्त बूस्ट मिलता है तो आपको कड़े फैसलों को जो है सरकार जनता को रियायत भी देगी, उसका लाभ भी पहुंचाएगी, लाभ को ट्रांसफर करेगी। लेकिन आप सिर्फ जो है खैराती अर्थतंत्र खड़ा कर देंगे, सिर्फ खुशफहमियां बांटेंगे और उसके बदले में यदि आप अर्थव्यवस्था को बुरी तरह बीमार करेंगे, मधुमेह के मरीज को मिठाइयां खिला देंगे,
तो आप तो उसके मौत का इंतजाम कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी संकेत दे रहे हैं कि आवश्यकता पड़ने पर इस देश को कड़े फैसले भी हम लेंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि महंगाई बढ़ा दी जाएगी और एक मिनट जो है ऐसा कोई संकेत नहीं। ठीक है, ये जो खैराती अर्थतंत्र की बात कर रहे हैं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। देखिए, इंडिया जैसी कंट्री में आज हालात कैसे हैं, लोगों की कमाई कम है, लोगों के खर्चे बढ़े हुए हैं, इंटरेस्ट की वजह से लोगों की ईएमआई ज्यादा है। मनमोहन सरकार तो कहती थी लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई है। कहां आज देखिए जीडीपी ग्रोथ कम हुई है, इसका मतलब पर कैपिटा इनकम कम हुई है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, लोगों के खर्चे बढ़े हुए हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, लोगों की ईएमआई बढ़ी हुई है, हर आदमी ने लोन लिया हुआ है। तो उस ऐसे में हालत क्या है कि आम आदमी को रिलीफ चाहिए। तो नहीं लिया हुआ है हाउसिंग लोन जो है, चलो हाउसिंग लोन मान लीजिए, गाड़ी का लोन ले लीजिए, एजुकेशन लोन लिया हुआ है, किसी ने ऑटो लोन लिया हुआ है, किसी ने व्हीकल लोन लिया हुआ है, किसी ने होम लोन तो लिया हुआ इसलिए जो है ऐसे में रिलीफ देना तो बहुत जरूरी है। देखिए, खैराती अर्थतंत्र नहीं, देखिए आज अगर जनता ट्रबल में है तो यहाँ वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट में सब्सिडीज को कंटिन्यू रखना। मेरा तो यहाँ मानना है, द मार्केट एक्सपर्ट, कि डीजल और फर्टिलाइजर पे सब्सिडीज जो है, हाँ, सब्सिडीज को कंटिन्यू रखना चाहिए। मोदी ने जो करवी दवा कही है ना, उसको केवल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट में समझना ही गलत है। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि चुनाव से पहले प्रेम जी आता हूँ आपके पास, प्रेम जी आता हूँ, ठीक है। और आप जो है उसमें और जो है प्रावधान किए जा रहे हैं, तो ये खैरात तंत्र है। ठीक है, नहीं ये जो ठीक है, लेकिन बड़ा सवाल ये कि चुनाव से पहले कहा गया था कि हर बीमारी, हर असाध्य रोग का इलाज मोदी सिंह से हो जाएगा। अब मोदी खुद कह रहे कि मैं कड़वी दवा भी पिलाऊंगा। तो क्या है सवाल ये कि कड़वी दवा का जिक्र पहले क्यों नहीं किया? क्या है कि मैं केवल ये देख लूं कि अनुराग मुस्कान के पास केवल मुंह ही है, क्योंकि वो मुंह से ही बोलते हैं, तो वो पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं होगी। आपके शरीर पर बाल भी है, आंख भी है, एक पूर्ण मनुष्य है। तो चुनाव के पहले पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मोदी ने चुनाव के बाद जो भाषण दिया है, आपको उसको, चाहे वो बड़ोदरा से लेकर के संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, उसका जवाब और पांजी, वो सबको मिला के चीजें देखनी पड़ेगी कि मोदी के विकास की कल्पना क्या है। ये छोटा सा वक्तव्य नहीं है कि कह दिया कि महंगाई बढ़ा देंगे। उन्होंने ये कहा है राष्ट्रपति अभिभाषण में, अरुण जेटली ने कहा है कि महंगाई घटाना हमारी पहली प्राथमिकता है। ये बात देश के सामने घोषित किया है। अरे तो ताली आप लोग बजा रहे हैं, लेकिन मनमोहन सिंह ने भी कहा था कि 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा। बात तो सुनो ना, पूरी सुनो। ताली तो आप लोग बजा रहे हैं। मोदी की जो विकास नीति है वो क्या है? वो जैसे 1947 से 1952-53 तक का एक सिचुएशन था, एक सिचुएशन लाल बहादुर शास्त्री के समय था। उन्होंने ये कहा है कि इस देश में जो एक देशभक्ति के भाव से काम करने और जीने की जरूरत है। ये पहली बार एक प्रधानमंत्री ये जज्बा पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उसको गहराई से देखना पड़ेगा। उनका विकास ये नहीं है कि आपको हम पेट भर देंगे। वो ये कह रहे हैं कि गांव का एक किसान अगर खेत में काम कर रहा है तो ये माने कि वो देश का काम कर रहा है, क्योंकि हम आजादी के बाद पैदा लिए हैं। आज बलिदान होने की जरूरत नहीं है, देश को जीने की जरूरत है। तो पहले तो देश में एक आत्मविश्वास पैदा करना है। जो मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो जवाब दिया वो यही था। लोगों ने पूछा आप कैसे करोगे, तो भले प्रश्न उठा दें, लेकिन मोदी के भाषण से लग रहा था कि वाकई आदमी जो कर रहा है वो होने वाला है। तो एक लीडरशिप, एक नेतृत्व का गुण होता है कि जो कुछ भी कहे वो सामूहिक आत्मविश्वास पैदा कर। राष्ट्रपति एक मिनट मत बोलिए, बीच में नहीं, आपकी बारी आएगी, आप बोल नहीं पाएंगे। मेरी बात पूरी करने दो। राष्ट्रपति जी के भाषण में गुमराह मत कीजिए। नहीं, ऐसे नहीं होगा। शांत हो जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। कुछ ऐसा है, आप गलत। पहली बात तो जो कुछ भी घोषणाएं की गई संसद के रिकॉर्ड पर राष्ट्रपति अभिभाषण के माध्यम से डाल दी गई है। ये एक रिस्पॉन्सिबल सरकार का एक कदम है कि हमने डाल दिया है। आप पूछ सकते हैं 6 महीना बाद कि आपने ये संसद के पटल पर रखा है, बाहर का भाषण नहीं है। पूरा 50 पॉइंट राष्ट्रपति का देखेंगे तो वो एक डाल दिया गया है। तो मोदी इस समय देश के अंदर एक नई प्रकार के उदात्त राष्ट्रवाद का भाव पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि देश का एक एक आदमी समझे कि हमको इस समय उसी प्रकार से संकट से लड़ाई लड़नी है जैसे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना था। हम अपना दायित्व निभाएं और हमको अगर उच्च शिखर पर जाना है तो उसके लिए हम कष्ट उठाएं। लेकिन कष्ट का अर्थ ये नहीं है कि आप पर महंगाई लाद देंगे, आप पर टैक्स बढ़ा देंगे, आपकी परेशानियां बढ़ा देंगे। उदाहरण के लिए दे रहा हूं, जैसे उदाहरण के लिए मोदी आज घोषणा कर दें कि देश की खजाने में कमी है। मैं किसानों से भी, मजदूरों से भी, देश में कमाने वालों से भी चाहता हूं
कि वो 2-2 दिन 3-3 दिन का अपना पैसा एक कोष मैं बना रहा हूं उसमें आके डालें ताकि मैं देश को बचाऊं। तो ये भी कड़वी दवा है, लेकिन इससे एक वातावरण देश में बनेगा जैसा लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। ये भी कह सकते हैं कि हमको इस समय लोगों से ज्यादा काम कराने की जरूरत है। आप चुनाव के समय क्यों नहीं कहा? 8 घंटे काम चुनाव के भाषण हो रहे थे तब ये भी कर सकते हैं कि जिससे 8 घंटे काम करने की बात कर रहे हो पहले 14 घंटे कर रहा है। मजदूरों की आप बात कर रहे हैं वो पहले उनकी जेब खाली है। जिन किसानों की आप बात कर रहे हो आत्महत्या कर रहे हैं, तो कहां से 2 दिन की कमाई देंगे? जब गंदगी ज्यादा जमा हो जाती है लंबे समय से, तो जब बाढ़ आती है ना उसको साफ करते हुए और जब बाढ़ चली जाती है तो शुद्ध पानी भी लाती है और उसके साथ साथ उपजाऊ मिट्टी भी लाती है। तो मोदी का इस समय की जो नीति है, देखिए मैंने गहराई से इसको समझने की कोशिश की है। एक नया उदात्त राष्ट्रवाद का भाव पैदा करते हुए देश को उच्चतम शिखर पर ले जाना, उससे एक एक आदमी को जोड़ना है, उसमें कठिनाई सहने के लिए वो कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हम आर्थिक रूप से आप पर बोझ डालेंगे। और ये इस देश में जो मनमोहन सिंह की सरकार ने कई कार्यक्रमों से परिश्रम को जो खत्म कर दिया था, जो मेहनत करने वाले को मनरेगा की तरह कामचोर और भ्रष्ट बनाने का जो काम किया था, उसके विपरीत। अरे रुक जाइए चंदन जी, रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास सर, आपकी बारी आने पे बोलिए। ऐसे आपकी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है। अनुराग जी देखिए एक मुझे बोलने का बात दीजिए, मैं इनकी बात सुनी लूं, नहीं तो ये आपको भी इंटरप्ट। एक चीज है कि यहाँ पे एक प्रधानमंत्री हमारे पास ऐसे हैं, इनकी बात अब तो चुप हो गए हैं, अब मुझे बोलने का मौका दे दीजिए। चंदन जी अभी आऊंगा आपके पास। एक प्रधानमंत्री हमारे पास ऐसे हैं जो एक स्टेटमेंट देते हैं कि मैं ऐसे एफर्ट करने जा रहा हूं जिससे शायद मेरे और मेरी पार्टी की इमेज भी खराब हो, लेकिन फिर भी वो मैं एफर्ट्स को परस्यू करूंगा। आई थिंक ये जो है ये ऐसी चीज है कि जिसके बेस पे मैं कहूंगा सैल्यूट किया जाए, उनको बिल्कुल तारीफ करनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा विद ड्यू रिगार्ड्स एंड लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर मोदी साहब, और हमें उम्मीदें भी बहुत है मोदी साहब से कि वो इसमें से कौन सा रास्ता अपनाते हैं। पहला रास्ता यह है कि इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव किया जाए, जिसकी बात शुरू से की जा रही है, जिससे इन्वेस्टमेंट्स हो, लोगों का रोजगार बढ़े, जीडीपी बढ़े, डेफिसिट कम हो, पर कैपिटा इनकम हो, या लोगों पे बोझ डाला जाए। आई थिंक ये अप्रोच ज्यादा वो होगी कि इन्वेस्टमेंट, अब आप मुझे बोलने दीजिए, इन्वेस्टमेंट साइकिल को रिवाइव नहीं, तो इन्वेस्टमेंट साइकिल से अगर मजदूर भाइयों को रोजगार मिलता है तो वो मार्केट से कनेक्टेड हो गई या लोगों को रोजगार देने वाली। ठीक है, आई थिंक वो वाला रूट जो है के तौर पर ये बात रख रहे हैं, पर ये होगा कैसे, मैं संबित से जानूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लिए लेते हैं, उसके बाद आकर संबित पात्रा बताएंगे कि कैसे आएंगे अच्छे दिन और कैसे पीने के लिए आपको दी जाएगी कड़वी दवा। दिन आएंगे क्या, और मोदी ने जो कहा है कि बच्चा कितना भी प्यारा क्यों ना हो, लेकिन अगर वो अस्वस्थ होता है तो फिर उसे कड़वी दवा देनी पड़ती है, तो ये कड़वी दवा क्या है? संबित पात्रा, सवाल ये उठता है कि मोदी ये सब करेंगे कैसे? खजाना खाली है, जनता पहले से त्रस्त है, उसकी जेब खाली है, आप कैसे करेंगे? कैसे अच्छे दिन आएंगे? कैसे देश पटरी पर लाएंगे मोदी? देखिए, मैं 2 शब्दों को यहां लाना चाहूंगा। जब चुनाव से पहले मोदी जी कैंपेन कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, तो उन्होंने एक शब्द यूज किया था, वो है इंडिया फर्स्ट। और दूसरा शब्द हाल फिलहाल में ही संसद में अपने अभिभाषण को रखते हुए मोदी जी ने कहा टीम इंडिया। एक टीम इंडिया के रूप में हम सबको काम करने की आवश्यकता है, जहां प्रधानमंत्री और सीएम बड़े भाई और छोटे भाई के रूप में ना हो, मगर एक टीम के रूप में हो। तो आप देखिए, आज मैं पूछ रहा हूं, टीम इंडिया में तो महेंद्र सिंह धोनी हेलीकॉप्टर शॉट मार के जिता देते हैं टीम इंडिया को, तो मोदी कौन सा शॉट मारेंगे? वही शॉट में बताने वाला हूं। पहली बात तो है कि धन्यवाद, आप वो समझ गए कि किस प्रकार टीम के रूप में काम होगा और एक छक्का चौका भी लगने वाला है, ये तो आप मान गए। अब छक्का क्या लगेगा, कैसे चौका लगेगा, ये भी आप देखिए। जिस प्रकार से इकोनॉमी को रिवाइव करने की आवश्यकता है, आज 2-3 बहुत बड़े मुद्दे हमारे सामने हैं। जैसे अभी जो इकोनॉमिस्ट आलोक भाई बैठे हैं, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि 2 वर्षों से 5% से कम हमारा जीडीपी चल रहा है। एक तो जीडीपी कम है, और जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो आप देखिए 8% से ऊपर, लगभग 10% के पास। बिल्कुल सही कहा कि 2 वर्षों से 5% से कम हमारा जीडीपी चल रहा है। एक तो जीडीपी कम है, और जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो आप देखिए 8% से ऊपर, लगभग 10% के पास पहुंचा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में एक तरह से हिंदुस्तान एक डेंजर जोन में, एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है, जहां लोग इतने महंगाई के कारण त्रस्त है, देश में ग्रोथ नहीं हो रहा है, और जॉबलेस एम्प्लॉयमेंट, एक तरह से जॉब नहीं हो रहा है, लोग एम्प्लॉयड नहीं हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए आवश्यकता है कि जो पॉलिसी पैरालिसिस कांग्रेस के समय था उसे खत्म किया जाए और बहुत सख्त निर्णय लिया जाए। आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। कल देखिए आईएनएस विक्रमादित्य का जो है कमीशनिंग हुआ इंडिया में। आप देखिए, हमारे एके एंटोनी साहब, जो कि हिंदुस्तान के सबसे लंबे समय के लिए डिफेंस मिनिस्टर रहे,
देखिए, उन्होंने अपने कार्यकाल में लगभग कुछ काम नहीं किया। अब उनसे पूछा गया क्यों काम नहीं किया, तो उनका जवाब था, देखिए, नो वर्क नो हेडेक, कोई काम नहीं करेंगे तो कोई करप्शन का चार्ज मेरे पे लगेगा ही नहीं, तो कोई फाइल। तो इस प्रकार जो जयंती नटराजन जी के पास, जब जयंती नटराजन इकोनॉमिक इंडस्ट्री से, एनवायरमेंट इंडस्ट्री से आई थी, उनके घर से 350 फाइलें निकली थी। कुछ तो साइन हुई थी और बिल्कुल बाकी साइन ही नहीं हुई थी। 2011 से अनसाइंड फाइल जयंती जी के घर में था। तो इस प्रकार काम नहीं चलता है। सख्त निर्णय आपको ये प्रयोजन पास करना है, नहीं करना है। सुन लीजिए इनकी बात, आप बात सुने। हाँ, डॉक्टर चंदन यादव की बात सुनिए। कड़वी दवा जनता को पिलाना चाहते हैं। आप अपनी भाषा चेंज कीजिए। आपके लिए अच्छे दिन आ गए हैं, आप जनता के अच्छे दिन कैसे आएंगे? वो जहर वाली भाषा बोलूं? कांग्रेस आदरणीय सोनिया जी वाला कि जहर की खेती, सत्ता जहर है, इसीलिए लगता है राहुल जी जहर नहीं खाए और सत्ता से दूर हो गए। आप मोदी जी ने ये नहीं कहा था कि भाजपा के अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी ने जनता को ये कहा था कि हम आपके लिए अच्छे दिन लाएंगे, लेकिन उनसे बुरे दिन आए हैं, अच्छे दिन ही आने का प्रयोजन बना रहे हैं। चंदन यादव की 9 साल में आप नहीं ला पाए, 20 दिन में उनसे कैसे हिसाब मांग रहे हैं आप डॉक्टर इलाज करना जानते नहीं है। अरे आप ये डॉक्टर क्यों खेल रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे, तो ये बताए कि 3 महीने में 100 दिन प्रधानमंत्री खेलिए। कब काम करेंगे महंगाई को, भ्रष्टाचार को, काला धन ये कब वापस लाएंगे? कब कश्मीर के पाक ऑक्युपाइड आप क्या कर रहे थे जब आपकी सरकार थी? यहाँ पर ऐसा सवाल पूछे, आप क्या कर रहे थे? वापस लाएंगे? चंदन यादव जी, ट्रेन गई है, अभी शाम तक आ जाएगी। आप क्या कर रहे थे? 9 साल से तो आपकी सरकार थी। रविदास मेहरोत्रा जी, मोदी तो बाद में कड़वी दवा पिलाएंगे, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार तो अभी पिला ही रही है। सरकार चलाना। आकाश जिंदल जी अभी पूछ रहे थे कि सर्कल रेट क्यों बढ़ा दिए हैं, जमीन आम लोगों की पहुंच से दूर क्यों कर दी है नेताजी ने और उनके बेटे ने, ये तो बता दीजिए। बेटियां और महिलाएं कितनी सुरक्षित है उत्तर प्रदेश में, वो तो हम देखते रहते हैं। और बच्चों से गलती होती रहती है वहां पे। अरे विकास के लिए शांति और कानून व्यवस्था जरूरी है। आपके एक मंत्री डॉक्टर साहब, संबित साहब, आपके एक मंत्री बलात्कार केस में फंसे हुए हैं। आप उस पर एक्शन क्यों नहीं ले रहे? टॉपिक क्या हो रहा है? इकोनॉमी देखिए, आज इकोनॉमी के बारे में अब रविदास मेहरोत्रा जी से सवाल पूछा, उन्हें जवाब देने बात करें तो हमसे कहां से कहां पहुंच रहे हैं हम आज? नहीं, रविदास मेहरोत्रा जी आप बोलिए। रविदास जी आप बोलिए। अच्छे दिन आने की, अच्छे दिन आप कैसे लाएंगे इन तमाम डिसीजन से? क्या हो गया? देखिए, पहले इन लोगों से कहिए आप ये चुप हो जाएं, हम बोले। देखिए ऐसा है कि ये बात, देखिए कर रहे हैं जो भी चीज अभी तक किया। देखिए अनुराग, ये मेरे को लग रहा है कि रविदास मेहरोत्रा जी के कान में चंदन यादव जी को एक चीज जो है, अगर जनता के लिए वो भाई थे अच्छे आने वाले हैं, जो ये कहा गया है, तो अनुराग एक नहीं, उनको बोलने दीजिए। वो मेरे ख्याल जरा बोलिए रविदास जी। देखिए, हम लोग ये चाहते हैं कि भ्रष्टाचार और जो घोटाले हुए हैं, उन घोटालों को उसकी जांच करा करके, जो करप्शन हुआ है उसको रोक करके, फिजूल खर्ची बंद करके, जनता की जेब काटने का काम नहीं हो। खजाना अगर खाली है तो खजाने को भरने के लिए जो पैसा आता है वो ईमानदारी के साथ उस खजाने में आने का काम हो, उसमें भ्रष्टाचार ना होने पाए, जो घोटाले हुए वो ना होने पाए, और फिजूल खर्ची बंद हो, और जो पैसा जमा है विदेश खातों के अंदर वो पैसा इस देश में आए। लेकिन कहीं महंगाई के मार से, लेकिन और पेट्रोल, संबित पात्रा कह रहे हैं कि अगर संबित पात्रा कह रहे हैं रविदास मेहरोत्रा जी कि अगर यूपीए ने खजाना खाली किया है तो वो खजाना लूटकर आप ही की तो साइकिल पर निकली है। महंगाई का मार न पड़ने पाए, आप ही की साइकिल पर तो निकली है यूपीए खजाना साइकिल पे लूटकर। नहीं, थोड़ी साइकिल पे, थोड़ी हाथी पे भी गई है, दोनों थे साथ में। नहीं, अगर खजाना खाली किया है तो उसकी देखिए, खजाना अगर खजाना खाली हुआ है तो जांच कराइए उसकी, घोटाले किसने किए हैं, करप्शन किसने किया है, लूट किसने करी है, जनता का पैसा गाड़ी कमाई लूटने का काम किसने किया है, उसकी जांच कराइए। और वो पैसा जो देश का गया है कहीं खजाने में आने का काम हो। आपके हाथ में दिल्ली की सरकार है और जो पूर्व की सरकार ने घोटाले किए हैं, करप्शन किया है, लूट करी है,
उसकी जांच उत्तर करा प्रदेश करके सरकार कितना खर्च घटाने के लिए तैयार है? नहीं बोल पाएंगे रविदास जी, नहीं बोल पाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार क्या रविदास जी, उत्तर ही नहीं है। सरकार अपने चलिए, प्रेम शुक्ला जी बहुत देर से नहीं बोले। तैयार है इस समय प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी बहुत, प्रेम शुक्ला जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अरे बात आपने कहा, प्रेम शुक्ला जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। अगर खजाना खाली है चंदन जी का जो है भरने के लिए घोटाले कम हो, करप्शन कम हो। ठीक है रविदास जी। पहले आप कम हो। हत्या बलात्कार कम करने की चिंता करें, बाकी सब हम लोग संभाल लेंगे। एक चीज मैं संबित से पूछना चाहता हूँ बस। ठीक है, मैं मौका दूंगा। प्रेम जी से निकलने का शायद आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड। प्रेम जी को सुन लेते। अरे अभी आप मालूम करिए क्या हो रहा है मध्य प्रदेश में। चंदन जी छोड़ का दीजिए, छोड़ दीजिए। चंदन जी का वृथा क्रंदन हम सबने सुना, और 60 वर्षों तक जिन्होंने शासनकाल किया वो नरेंद्र मोदी जी को 60 दिन का समय भी नहीं देना चाहते। नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के समय बहुत साफ शब्दों में कहा कि हमको 60 महीने का समय दीजिए। कांग्रेस वालों से कम इतनी तो शराफत की उम्मीद की जाती है कि वो 60 महीनों तक नरेंद्र मोदी जी को समय देंगे। दूसरा मेहरोत्रा जी है। मेहरोत्रा जी भ्रष्टाचार पर भाषण दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी के खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने मामला दर्ज कर लिया। उस मामले को दबाने के लिए दुम दबाकर 5 साल तक डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के पीछे खड़े रहे। जांच कराइए। आपने काले धन अगर से कोई भ्रष्टाचार दोषी है तो आप जांच कराइए। क्यों नहीं कर ली? और एसआईटी भ्रष्टाचार में जो लोग इन्वॉल्व रहे हैं, कम से कम उसकी आप एसआईटी जांच कराइए। 2 सालों तक सर्वोच्च न्यायालय शुक्ला जी ये सरकार आपकी है ना, उसको जांच कराइए। घोटाले हुए हैं, करप्शन हुआ है, होगा उसकी जांच कराइए। तो कार्रवाई करिए। मामले में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार के मामले में यादव जी का कुनबा जिस तरह से संलिप्त पाया गया, वो सीबीआई के मामले को दबाने के लिए क्या आप दुम दबाकर मनमोहन सिंह जी की सरकार के पीछे नहीं चले? ठीक है, मेरे लिए एक ब्रेक का वक्त हो गया है। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और जनता को भी हम जोड़ेंगे। जनता भी अपने सवाल पूछेगी, संबित पात्रा से भी और चंदन यादव से भी। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस बहस पे, इस चर्चा में स्वागत है। अब सीधे जनता से ही मैं पूछ लेता हूं कि क्या आप लोग तैयार हैं कड़वी दवा पीने के लिए? बेहतरी के लिए मोदी कड़वी दवा पिलाना चाहते हैं? कड़वी दवा पीने को तैयार हैं और मैं ये मानता हूं, हम तो आशावादी हैं। मोदी जी ने जो कहा है अच्छे दिन आएंगे करके, अच्छे दिन आएंगे, क्योंकि देश की हालत खराब है, आपको मालूम ही है। और ग्रोथ रेट नीचे को आ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और डेफिसिट कंट्रोल नहीं है और इतना पैसा खजाने खाली पड़े हैं। मोदी कैसे करेंगे? अच्छा, मोदी कैसे करेंगे? ऐसा है, कुछ चीजों पर टैक्स लगाना ही पड़ेगा, जैसे हैवी कार हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं प्राइवेट सेक्टर में है उनको पब्लिक सेक्टर में लाना पड़ेगा, जिससे उनको एम्प्लॉय को राहत मिले। जो बिल्कुल घरेलू इंडस्ट्री है, अपने घर में चला रखे हैं, उनकी प्राइवेट लिमिटेड बनाना पड़ेगा, वो भी आएंगे। उससे जनता को, लोगों को फायदा होगा, तनख्वाहें मिलेंगी और रिटायरमेंट को अच्छा। ये बातें आपकी, एक मिनट, ये बातें आपकी बड़ी लॉन्ग टर्म बातें। उससे पहले सब लोग एक चीज प्लीज ये समझ लें, अभी एक और खतरा हमारे सामने है। अल नीनो इंपैक्ट की वजह से मॉनसून बहुत कम आने की पॉसिबिलिटी है और मॉनसून कम आएगा, हमारे किसान भाई तो परेशान होंगे ही, आम आदमी, मैं और आप भी उससे नहीं बचेंगे। फूड इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, जमाखोरी, कालाबाजारी बढ़ सकती है और फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो जिस जीडीपी की बात हो रही है वो और कम होगी, डेफिसिट और बढ़ेगा। मोदी साहब की एक बात बता दूं, 20 दिनों में उन्होंने परफॉर्म किया है। मोदी साहब को एज एन इकोनॉमिस्ट मैं सैल्यूट करता हूं। ये एक ऐसा आदमी है जो परफॉर्म कर सकता है। ही इज अ पर्सन जिसका पोटेंशियल है डिलीवर करना। लेकिन आज हमें जो हमारे सामने परिस्थितियां हैं उसको देखना होगा। आज परिस्थितियां रोजी नहीं है, पीछे की तो नहीं है, आगे की कुदरत की मार भी पड़ने वाली है। उसको देखते हुए ही फैसले लिए जाएंगे और जनता अगर बोझ में आ जाती है अल नीनो इंपैक्ट की वजह से, उसके ऊपर और बोझ डालना अभी सही नहीं होगा। इसलिए बार बार पूछ रहा हूं कि इस कड़वी दवा की मुझे डेफिनेशन मिल जाए। अगर तो यह है कि गवर्नमेंट कामकाज अच्छा करेगी, गवर्नमेंट का खर्चा कम होगा, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कड़वी दवा है। अगर टैक्स, एक मिनट, अगर टैक्स वसूली बढ़ाने में, बार बार पूछ रहा हूं कि इस कड़वी दवा की मुझे डेफिनेशन मिल जाए। अगर तो यह है कि गवर्नमेंट कामकाज अच्छा करेगी, गवर्नमेंट का खर्चा कम होगा, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी कड़वी दवा है। अगर टैक्स, एक मिनट, अगर टैक्स वसूली बढ़ाई जाएगी तो बहुत अच्छी कड़वी दवा है। अगर कड़वी दवा का मतलब यह है कि डीजल को टोटली डीरेगुलेट किया जाएगा,
फर्टिलाइजर सब्सिडी जो है ये नहीं खत्म है, कर दी जाएगी, ये नहीं तो है। वो जो है वो कड़वी दवा के लिए देश अभी तैयार फिर नहीं है। फिर वो दवा नहीं जहर हो जाएगी। एक लाइन वो बोलेंगे, ये बिल्कुल गलत। देखो मोदी जो है वो विकास को एक क्रांति, एक आंदोलन में परिणत करने की बात कर रहे हैं। इसको समझने की कोशिश करिए कि आराम करने का समय देश के लिए नहीं है, वो ये बताना चाह रहे हैं। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ दिन रात लड़ते थे, वैसे दिन रात देश के लिए काम करो, ये है कड़वी दवा। आप उसको बिल्कुल, इकोनॉमी की हालत यह है कि 1600 करोड़ रुपए कर्ज पर प्रतिदिन हमारा देश चल रहा है। चंदन जी कह रहे थे, उनके कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा कि 550 टन सोना हम गिरवी रखेंगे तब शायद हमारा घाटा पूरा हो सकता है। तो वो सारी चीजें हैं, सूखा भी है, लेकिन देश में अगर जन क्रांति खड़ी हो गई विकास के नाम पर, मैं अगर मोदी का अब अवधेश जी, बड़ा सवाल ये है, वो बोल रहे जनता की बारी है। आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात रखिए। ठीक है। मैं अवधेश जी बात से एग्री करता हूँ, कुछ एग्री करता हूँ। मेरा कहना है कड़ी दवाई खाने मतलब ये नहीं है कोई टैक्स लगेगी कि उन जनता में भार बढ़ेगा या महंगाई बढ़ जाएगी, ये तो कड़ी दवा थोड़ा है। कड़ी दवा तो ये है कि वो जो मिनिस्टर वगैरह है उन पे खर्चे जितने ज्यादा है या और कोई सवाल होते हैं। एक चीज और है, ये जो इन्होंने बताया कि 4 लाख का पड़ा हुआ है विदेशों में वो वापस आए। आज जो टीवी में आया है, आपने ही कहा था कि भाई वहां पर 5 लाख करोड़ रुपया पड़ा हुआ है वो मंदिरों में, वो भी आ जाए। जब वो 5 वो हमारा ही है, वो यही है, वो आ जाएगा। तो अब ये कड़ी दवाई माइक दे दीजिए, इनको दे दीजिए। वो बहुत काम किया हो, इतना पैसा है नहीं कहीं भारत का। ये नहीं देखिए, देश को दिए जा रहे हैं। बात सिर्फ वो मुद्दे पे नहीं है, बात तो ये है कि आज जो आर्थिक स्थिति जो आ गई है हम लोगों के ऊपर, इसको कैसे निपटारा किया जाए। ठीक है। और कड़वी दवा का मतलब यह है, मोदी जी बहुत सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं। वो ऐसी दवा देंगे कि ये टैक्स वैक्स कुछ नहीं बढ़ाएंगे किसी के ऊपर में, वो उनके पास तरीके, रिसोर्स बहुत है। ठीक है, अपने रिसोर्स। आपका विश्वास कायम रहे। उनको दे दीजिए माइक, एक और सवाल ले लेता हूं मैं रविदास जी से कहना चाहता हूं, ये कह रहे थे कि हमारे खर्चे कम करें। इनकी सरकार ने 85 मंत्रियों को दर्जा दे रखा है, उनके खर्चे कैसे कहां से आते हैं? वो जनता की जैसे नहीं आते हैं क्या? भाई साहब को दे दीजिए। 85 के अलावा भी 36 के छीने, उसमें से भी लगभग 8 के लौटा दिए दोबारा से। आपका प्रश्न ठीक है जी। देखिए अनुराग जी, मोदी साहब को अभी सरकार बने हुए 1 महीना हुआ है। 20 दिन जल्दबाजी लोग क्यों कर रहे हैं? 20 दिन हुए हैं, 1 महीना भी नहीं हुआ है। उनको समय देना चाहिए। कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया, बिजली तक नहीं दे पाए। मोदी साहब ने 24 घंटे बिजली सप्लाई कर दी। मैंने जाके देखा है गुजरात में, मैं रहा हूं गुजरात में, बेसिक नीड्स तो पूरी की हैं, सड़कें अच्छी हैं। ये लोग तो कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए, उम्मीद कायम है और उम्मीद पर दुनिया कायम है। जनता कड़वी दवा भी पी लेगी, बशर्ते कि वो कड़वी दवा हो, जहर ना पिलाया जाए कड़वी दवा के नाम पर, और कहीं नौबत इतनी न बिगड़ जाए कि कड़वी दवा से आगे बात इंजेक्शन तक पहुंच जाए। इसी उम्मीद के साथ कि देश के अच्छे दिन आएंगे तो आपके भी बेहतर और अच्छे दिन आएंगे। हम इस जनगण मन को यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे अपने सभी मेहमानों का और जनता का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बहुत जल्द वापस लौटेंगे।